Good morning friends, I welcome you all to एग्जाम शाला. दिस इज योर एजुकेटर स्वतन गुप्ता. टेंस का सेकेंड पार्ट स्टार्ट हो चुका है. लास्ट वीडियो में हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट की बात करी थी. लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है. अदरवाइज आप जाकर के आई बटन पे क्लिक करके पिछले वीडियो को देख सकते हैं. मैं आप सबको सजेस्ट करूंगा पिछला वीडियो आप जरूर देखें, क्योंकि उससे रिलेटेड कुछ बातें आज भी होंगी. मैंने बात करी थी कि हम कंपैरेटिव एनालिसिस करेंगे. ओके, तो ध्यान देना है इन बातों को. अब यहाँ पे आपके सामने दो क्वेश्चन लिखे हैं, आप देख सकते हैं. आई एम हैविंग अ कार एंड आई हैव अ कार. एक गलत है, एक सही है. हम इन रीजंस को समझेंगे और ऐसी बहुत सारी बातों को भी डिस्कस करेंगे, अनछुए पहलुओं को भी डिस्कस करेंगे जो लोग जाने अनजाने गलत करते हैं. क्वेश्चंस का साइज मैटर नहीं करता. मैं फिर से बोल रहा हूं, आप कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी रखिए. जब टेंस कंप्लीट होगा और जो बेसिक्स आपने अभी तक किए हैं, हर चीज पे मैं आपको प्रैक्टिस बहुत ही ज्यादा डिटेल में कराऊंगा. वीडियो मेरे पसंद आ रहे हैं तो लाइक जरूर करते चाहिए, बिकॉज आपके लाइक्स, आपके कमेंट्स बहुत मोटिवेट करते हैं. आपका रिस्पॉन्स मुझे काफी अच्छा मिल रहा है. चलिए शुरू करते हैं. प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस क्या होता है ये देखिए. बहुत आसान शब्दों में अगर मैं इसको समझाऊं तो एक ऐसा एक्शन, जैसे कि मैंने बात करी थी कि टेंस एक फॉर्म ऑफ वर्ब है, तो एक ऐसा एक्शन जो अभी चल रहा है. अभी मतलब जब मैं इसे देख रहा हूं, ठीक है. एक ऐसा एक्शन जो दो लोगों के बीच में हो रहा है, मे बी वो उसी समय बात करें, मतलब प्रेजेंट की तो बात है बट अभी वो कॉन्टिन्यूअस स्टेट में भी है, चलायमान है, उसे हम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस कहते हैं. इसका पास्ट से और फ्यूचर से कोई लेना देना नहीं होता. अगर मैं आपसे बोलता हूं शी इज ड्राइविंग हर कार, तो इसका मतलब वो अभी चला रही है. इसका मतलब ये नहीं है कि वो पास्ट में चला रही थी या वो फ्यूचर में भी चलाएगी. आप इन बातों को खुद से सोच के मत लीजिएगा, क्योंकि अगर आप ये दिमाग में बिठाते हैं तो फिर जब हम प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस या पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस डिस्कस करते हैं तो वहां पे चीजें हमें ज्यादा कंफ्यूज करती हैं, क्योंकि प्रपोजिशनल यूज वहां पे आ जाते हैं. तो इसका कुछ ऐसा एक फॉर्मेट होता है. तो जैसे सब्जेक्ट हो गया और सब्जेक्ट के साथ हम हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे एज एम आर. आपको बी फॉर्म याद हो, मैंने लास्ट वीडियो में डिस्कस करी थी. तो इसकी फर्स्ट फॉर्म बनती है एज एम आर, ठीक है. तो आई के साथ हम एम लगाते हैं, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ एज और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ हम लोग आर को यूज करते हैं. उसके बाद हम वो फर्स्ट फॉर्म यूज करते हैं आईएनजी के साथ, ठीक है. याद रखिएगा एक्शन दिखाना है तो आईएनजी आपकी वर्ब के साथ आएगी, जो कि आपकी एक्शन वर्ब कहलाती है या मेन वर्ब कहलाती है. और उसके बाद आपका ऑब्जेक्ट, ठीक है. ऑब्जेक्ट मैं पहले भी बता चुका हूं, जरूरी नहीं है कि होगा ही होगा. ये डिपेंड करता है कि वो सेंटेंस में उसकी रिक्वायरमेंट है या नहीं. इसके लिए हमने बेसिक्स में बहुत कुछ डिस्कस किया था. आपके सामने कुछ एग्जांपल्स हैं, इन एग्जांपल्स को देखिए. बहुत ही आसान है, क्योंकि इन्हीं एग्जांपल्स के बेस पे मैं एक सीढ़ी बनाना शुरू करूंगा और लेवल से क्वेश्चन समझाने को शुरू करूंगा, क्योंकि आगे पूरा खेल शब्दों पे आएगा, जहां पे हमने जो प्रेजेंट इंडेफिनिट में पढ़ा था और वहां पे कैसे कंफ्यूजन होते हैं. और सबसे बड़ी चीज कॉन्टेक्स्ट. अक्सर लोगों का मुझसे क्वेश्चन होता है, सर कॉन्टेक्स्ट समझ में नहीं आता. आज उन्हीं कॉन्टेक्स्ट को समझाना है. अभी के लिए इन बातों को थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा. तो मैंने लिखा है आई, तो आपको पता है आई के साथ हम एम लगाते हैं एंड गोइंग टू स्कूल, कोई बात नहीं है. अब देखिए इसी तरह के मैंने सब्जेक्ट सिंगुलर रखा, हमने प्रोनाउन में पढ़ा था ही शी इट आई वी यू दे, कुछ याद आ रहा है, ठीक है. तो यहाँ पे ये बात हो गई. और ही के साथ हमने सब्जेक्ट सिंगुलर रखा और गोइंग आपकी मेन वर्ब है, वर्ब के साथ आईएनजी लगाई और टू स्कूल. काफी सारे लोग क्या करते हैं कि इसके साथ फॉर सिंस का भी यूज करते हैं. देखिए ये बिल्कुल गलत है. जब आप सिंस और फॉर की बात करते हो ना, तो आप इस लाइन को नोटिस करिएगा. आप मान लीजिए कुछ अभी ये प्रेजेंट की बात कर रहे हो और जब आप फॉर और सिंस को यूज करते हो तो यहाँ से इसके पहले से काम शुरू होता है, जो आपका पॉइंट ऑफ टाइम या पीरियड ऑफ टाइम होता है वो यहाँ से यहाँ तक चल रहा हो, ठीक है. सच एज लोग बोलते हैं आई एम वेटिंग फॉर यू फॉर 4 आवर्स, तो सर ये पॉसिबल नहीं है. उसके लिए हम बोलते हैं आई हैव बीन वेटिंग फॉर यू फॉर 4 आवर्स, मतलब पास्ट के किसी टाइम से वो शुरुआत हुआ था, मे बी 12 बजे, वो 3 बजे, और तब से लेके अभी तक अगर कोई काम चल रहा है तो ऐसी जगह पे आप सिंस फॉर को यूज कर लेते हैं जैसी उसकी सिचुएशन बनती है. बट कॉन्टिन्यूअस में ऐसा यूज नहीं होता, तो इस बात को याद रखिएगा. ये बहुत ही एक कॉमन मिस्टेक है, लोग करते हैं. इसी तरीके से जब शी की बात करें तो ऑफकोर्स एक फीमेल जेंडर के लिए लगता है, मैंने शी लगाया, सिंगुलर सब्जेक्ट है, इसको यूज किया. और वी की जब बात करते हैं तो वी की बात अगर आपको याद हो, आई और वी फर्स्ट पर्सन प्लूरल होता है और इसके साथ हम आर को यूज करते हैं. पास्ट में जाएगा तो वर लगेगा. यहाँ गोइंग टू स्कूल हो गया, ठीक है. आप सबको मैंने एक ही साथ रखा है. देन यू आर गोइंग टू स्कूल. आपको पता है कि यार ये फर्स्ट पर्सन सेकंड पर्सन सिंगुलर होता है बट हमेशा वर्ब प्लूरल लेता है, ठीक है. और जब हम दे की बात करते हैं तो दे आपका थर्ड पर्सन प्लूरल है, जो कि प्लूरल वर्ब लेता है जब हम काफी सारे लोगों की बात करते हैं इररिस्पेक्टिव ऑफ जेंडर, ठीक है.
तो ये तो कुछ बातें थी। एक दो स्पेलिंग एरर्स हैं इसकी, वो मैं आपको समझाता हूं कब हम आईएनजी लगाते हैं और आईएनजी की फॉर्म कैसे बनती है। क्योंकि जब बात सेंटेंस इंप्रूवमेंट की आ जाती है ना, तो वहां पे काफी बार स्पेलिंग एरर भी दे देता है। वहां पे होता है ना ग्रामेटिकल एरर है या स्पेलिंग एरर है, तो हमें उनको इंप्रूव करना होता है। तो उस बात को भी समझते हैं। बहुत ही कॉमन चीजें हैं, इनको ध्यान से देखना। देखिए, अगर कोई शब्द है जो कि ई से एंड हो रहा है, ठीक है, कोई भी शब्द है जो ई से एंड हो रहा है, तो हम उस ई को ड्रॉप कर देते हैं, ओके, और हम आईएनजी ऐड कर देते हैं उसके साथ, और एक्शन कॉन्टिन्यूअस दिखाते हैं। सच एज कम के साथ आईएनजी लगाया सो कमिंग, टेक के साथ आईएनजी लगाया सो टेकिंग, एंड ड्राइव के साथ तो ड्राइविंग। बट इसमें एक्सेप्शन एक बीइंग है। इसमें पॉइंट क्लियर। चलिए, इसी तरीके से अगर डबल ई से एंड हो रहा है तब क्या करते हैं, तो जैसे कि आप देख सकते हैं कोई चेंज नहीं होता, हम सिंपली उस वर्ड के साथ, उस वर्ब के साथ या एक्शन वर्ब के साथ, मेन वर्ब के साथ आईएनजी को ऐड कर देते हैं। ठीक है, याद रखना इस बात को। और इसमें एक और बात है कि कभी कभी जरूरी नहीं है डबल ई से शब्द आपका खत्म हो सकता है वो ओ ई से एंड हो रहा हो या वाई ई से एंड हो रहा हो। ठीक है, मैंने आपके सामने स्पेलिंग्स रखी भी हुई हैं। तो अगर ओ ई से एंड हो रहा है तो भी आप आईएनजी ऐड कर देते हैं। ठीक है, और अगर आई उसके पहले आपका वाई आ रहा है तो भी आप आईएनजी ऐड करके काम चलाते हैं। ठीक है, तो इस बात को थोड़ा सा याद रखिएगा। ऐसे एरर कई बार आती हैं, हम ध्यान नहीं दे पाते, या जब मैं बात करूंगा आपका डिस्क्रिप्टिव पेपर पे, तो वहां पे भी ये चीजें आपको काफी ज्यादा परेशान करती हैं। उसके बाद अगर हम बात करें, अगर आई ई से एंड हो रहा है तब क्या करते हैं, तो देखिए आईएनजी जोड़ने पर वर्ब के अंतिम अक्षर जो आई ई को है हम उसमें वाई में बदल देते हैं। ठीक है, तो डाई है DIE, तो हम इसके साथ DY कर देते हैं, आई को बदल के। इसी से LIE, लाई, लाई मीन झूठ या झूठ बोलना, तो वाई आर यू लाइंग। ठीक है, सो यहाँ पे हम आई को वाई में बदल देंगे और स्पेलिंग बनेगी लाइन। ठीक है, इसी तरीके से अगर आपके हरी की बात करेंगे तो हरी पे हम लोग HURRYING कर देते हैं, उसके साथ सिंपली ING ऐड करते हैं। देखिए, वैसे तो एंडलेस है, ठीक है, लेकिन मैं कॉमन बात करूँ, जैसे अगर वाई से सिर्फ एंड हो रहा हो तो आप चेंज मत करना। ठीक है, मैंने नहीं किया, लेकिन अगर आई और ई से हो रहा है तो आप चेंज कर सकते हैं, इसीलिए स्पेलिंग्स आपके सामने लगातार रख रहा हूं। इसी तरीके से अगर बात करी जाए डबल द लास्ट लेटर, इसका मतलब क्या है, तो देखिए आईएनजी जोड़ने पर वर्ब के अंतिम अक्षर से पहले यदि एक वाउल हो, वाउल क्या होता है, AEIOU, यहाँ पे देखिए टी के पहले आई, ठीक है, एन के पहले आई, ठीक है, तो यहाँ पे भी देखिए टी के पहले यू आ गया। तो अगर अंतिम अक्षर, अंतिम लेटर या लास्ट लेटर आपका वाउल हो तो ध्यान रखिए कि उसको कभी भी WRY को हम डबल नहीं करेंगे। ठीक है, अगर WRY आ रहा है, बाकी हम उसके साथ ING ऐड कर देते हैं और डबल कर देते हैं लेटर को। सिर्फ WRY ऐसे शब्द हैं जो कि डबल नहीं होते, सच एज सिटिंग, तो सेट SIT और हम डबल टी करके ING ऐड कर देते हैं। ठीक है, इसी तरीके से विनिंग होता है। एक्सेप्शन आपका पार्डनिंग है, आयरनिंग है, ओपनिंग है एंड बर्निंग है। इज माय पॉइंट क्लियर। अब एक लास्ट है जो इसका एक छोटा सा रूल और बनता है। देखो, अलग से वीडियो बनाने से अच्छा है कि हम उस चीज को वहीं पे डिस्कस कर लें, क्योंकि अब मैं यूजेस की बात करूंगा तो हम लोग के ऐड करते हैं। आप जैसे कि देख सकते हैं, ऐड के आफ्टर द वर्ड एंडिंग इन सी, ठीक है, सच एज मिमिक। तो अगर मान लीजिए कि सी से कोई वर्ड एंड हो रहा है तो हम उसके बाद के को ऐड कर देते हैं, मिमिकिंग कर देते हैं। ये सारी चीजें ना मदद करती हैं बहुत ज्यादा जब हम राइटिंग पे काम कर रहे होते हैं। इस बात को ध्यान देना, और डिस्क्रिप्टिव में तो आप सबको जानना है, ये छोटी छोटी सी मिस्टेक्स आपके मार्क्स ले जाएंगे। तो यहां तक इसके कुछ बेसिक्स थे जो मैंने बात कर ली। अब हम बात करते हैं इसको थोड़ा डिटेल में। तो सबसे पहली चीज याद रखना कि यह यूज होता है फॉर एन एक्शन हैपनिंग नाउ, जो कि अभी हो रहा है। ठीक है, या आप इसको इमीडिएट प्रेजेंट भी बोल सकते हैं, सच एज। प्रेजेंट इंडेफिनिट में मैंने एक बात करी थी और वैसा ही एग्जांपल अभी आपके सामने रख रहा हूं। इस बात को समझना और पिछली बातों से रिलेट करना। द सन राइजेज इन द ईस्ट, जब आप एक रिपीटेटिव एक्शन की बात करते हो, यूनिवर्सल ट्रूथ की बात करते हो, प्रेजेंट इंडेफिनिट में लेके जाते हो। बट हो सकता है आप सवेरे 5 बजे 6 बजे अपनी छत में खड़े हो और आप सूरज की तरफ देख रहे हो, तो आपने देखा कि धीरे 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 सूरज ऊपर की ओर जा रहा है। सर, उस समय आप सूरज को देख रहे थे कि नहीं? ये हो सकता है हर जगह पॉसिबल ना हो, या हो सकता है इंसानों के लिए पॉसिबल ना हो, लेकिन ये पॉसिबल, जैसे हवा चलती है और आप कह रहे हो हवा चल रही है, दोनों में फर्क है ना। अभी के लिए आप कह सकते हो हवा चल रही है, और इन जनरल स्टेटमेंट आप कह सकते हैं कि लाइक एयर फ्लोस, वो एक जनरल स्टेटमेंट है। बात को समझने की कोशिश करना। तो यही चीज मैं यहां बताने की कोशिश कर रहा हूं कि जरूरी नहीं होता यूनिवर्सल ट्रूथ का मतलब आप हमेशा प्रेजेंट इंडेफिनिट में लेके चले जाओगे। किस कॉन्टेक्स्ट में बात करी जा रही है वो बात है, इसीलिए वहां पे परमानेंट एक्टिविटी एक्शंस की बात करी जाती है। इज माय पॉइंट क्लियर? अब देखिए, ही इज स्टिल वेटिंग फॉर यू,
ओके वह अभी भी आपका इंतजार कर रहा है। यहाँ पे मैंने अभी टाइम जोन की बात नहीं करी, ऑफ कोर्स हमें एक आइडिया लग रहा है कि यहाँ पे टाइम की बात है, बट क्लियरली नहीं करा ना 4 घंटे से, मंडे से, ट्यूसडे से, या पिछले 7 जन्मों से आपका वेट कर रहा है, ऐसा तो नहीं है। तो ये बात थोड़ा सा दिमाग में रखनी है। ओके और यहाँ पे प्रेजेंट इंडेफिनिट तो बिल्कुल भी नहीं हो सकता। हाँ अगर मैं यहाँ पे 4 घंटे 5 घंटे करता हूँ तो ऑफकोर्स मेरे साथ फिर ये एज हट जाएगा, हैज हो जाएगा, और आगे की कहानी जाएगी फॉर 4 आवर्स एंड ऑल। यू आर क्रिएटिंग प्रॉब्लम एट दिस मोमेंट। अब इस बात को समझने की कोशिश करना, मैंने बोला यू आर, यू के साथ आप आर लगाते हो, कॉन्टिन्यूअस दिखाना आईएनजी लगा दिया। अभी के मूवमेंट पे बात करी, यार तुम प्रॉब्लम खड़ी कर रहे हो मेरे लिए, हम लोग ऐसे बात करते हैं इन जनरल, ठीक है। देखो मैं लोकल लेवल पे बात करता हूं, क्योंकि जब तक हम अपनी जिंदगी से चीजें जोड़ के नहीं सीख पा रहे ना, तब तक आंसर नहीं आएगा। सो यू आर क्रिएटिंग प्रॉब्लम एट दिस मोमेंट, आप प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं सर। अच्छा अब इस मुद्दे को थोड़ा सा और समझने की कोशिश करना, मैं कह रहा हूं यू ऑलवेज क्रिएट प्रॉब्लम। तो यहां पे समझने की कोशिश करें, अगर मैं आर नहीं यूज कर रहा और आईएनजी फॉर्म यूज नहीं कर रहा हूं तो कहीं ना कहीं वो एक हैबिट की बात कर देता है। सच एज विराट कोहली इज बैटिंग नाउ एंड विराट कोहली ऑलवेज बैट फर्स्ट। फर्क है कि नहीं? वहां पे दिखा दिया कि भाई वो हमेशा पहले नंबर पे आता है, दूसरे में अब भी बैटिंग हो रही है। ये आइडिया समझ में आएगा तो आगे की कॉन्सेप्ट और अच्छे से क्लियर होंगी। वाई आर यू सिटिंग एट माई डेस्क, अगेन कॉन्टिन्यूअस एक्शन है इसलिए हम इसको रखा, ठीक है। सिट करते तो मतलब तुम रोज ही बैठ जाते हो। अब हम आगे की बात करते हैं, एक्शन नॉट एट द मोमेंट ऑफ स्पीकिंग। ये थोड़ा मुद्दा अलग है और समझने की कोशिश करना, क्योंकि यहीं पे हम चीजों को पास्ट और फ्यूचर समझ के बहुत ज्यादा कंफ्यूज होते हैं। सेंटेंस रखूंगा आपके सामने, समझना, एरर एक साथ कराऊंगा, जस्ट वेट करते जाओ, थोड़ा 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 सीखते जाओ, रिवाइज करते जाओ, सारी प्रैक्टिस होंगी। क्योंकि काफी सारे लोगों को आता है सर अभी प्रैक्टिस, सर होंगी, डोंट वरी, बेस तो हो। राम इज रीडिंग स्टडिंग इन 10th क्लास, आप रीडिंग यूज कर सकते हो, आप स्टडिंग यूज कर सकते हो। अब इस मूवमेंट को समझो, इस सेंटेंस को समझने की कोशिश करो। आपसे पूछ रहा है कि तुम्हारा छोटा भाई क्या करता है, आपने बोला कि वो हाई स्कूल में पढ़ रहा है। सर हो सकता है रात के 12 बजे हो, तो क्या वो अभी स्कूल में है? हो सकता है आप पार्टी में हो, क्या वो अभी कॉलेज में है? नहीं है ना सर, नहीं है ना। आप ये कह सकते हो 10 में पढ़ता है, समझिए इस बात को, क्या है अभी वो 10 परस्यू कर रहा है सर, वो जो एक्शन है ना कॉन्टिन्यूअस है, वो हैबिट नहीं हो सकती कि वो 10 में पढ़ता है, मतलब क्या जिंदगी भर 10वीं ही करेगा? क्योंकि अगर आप ये बोलते हैं वो 10 में पढ़ता है, वो 12 में पढ़ता है, तो उसका मतलब वो वही करने वाला है, वो हैबिट दिखा सकता है, वो रिपीटेटिव एक्शन दिखा सकता है। सही बोलना क्या है, मेरा काम हिंदी में नहीं है बताना, बट मैं थोड़ा जोड़ के बता रहा हूं, अब इस सोच को समझिए। राम इज रीडिंग, अभी पढ़ रहा है ना, मतलब ये बैकग्राउंड पे चीजें चल रही होती हैं। आप लेट्स से आप बीकॉम कर रहे हो, आप पार्टी में हो, तो उसने पूछा या व्हाट आर यू डूइंग नाउ डेज, परसुइंग बीकॉम एंड आई एम आल्सो प्रिपेयरिंग फॉर बैंकिंग एग्जाम्स। अब रात में आप पार्टी में हो, किसी में पार्टी में, क्या बैंकिंग की बुक्स लेके बैठे हो? नहीं ना, वो बैकग्राउंड पे चीजें चल रही हैं। तो ऐसे केसेस अगर आपके सामने आते हैं ना, तो भी आप उसे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में ही रखते हैं। इज माई पॉइंट क्लियर? अब आगे देखो, आई एम क्वाइट बिजी दीज डेज, मैं काफी बिजी हूं, एंड आई एम डूइंग अ कोर्स एट कॉलेज। देखो अगर आप इसको करते हो, आई हैव डन अ कोर्स, तो मतलब अब ये कोर्स है नहीं, आप पहले कर चुके हो। जब आप अभी बोल रहे हो तो मतलब नाउ डेज में भी, अभी आज जो चल रहा है, हो सकता है आपने फ्यूचर में स्टार्ट किया, बट मैंने टाइम मेंशन नहीं किया। तो आजकल आप एक कोर्स कर रहे हो, क्या कर रहे हो? मैं डांस सीख रहा हूं, तो डांस सीख रहा हूं। आप अगर ये बोल रहे हो कि मैं 6 साल से डांस सीख रहा हूं, तो आप बोलोगे आई हैव बीन लर्निंग डांसिंग सिंस 6 years, बट अभी टाइम तो मेंशन किया नहीं। ये बात दिमाग में बिठाइए, जब तक मेंशन ना हो टाइम, तब तक कहानी को आगे नहीं बढ़ाते, जबरदस्ती का सेंस फॉर यूज नहीं करते हैं। सेंटेंस के हिसाब से यूज होता है, और इसके लिए आपको उस कॉन्टेक्स्ट को समझना पड़ेगा। देखो जैसे आप हिंदी में बात करते हो, 4 मैं बैंकिंग की तैयारी कर रहा हूं और मैं 2 साल से बैंकिंग तैयारी कर रहा हूं, फर्क है ना, फर्क है ना बोलने में। अभी कर रहा हूं या मैं बोल रहा हूं 4 साल से कर रहा हूं, तो दोनों में टाइम ड्यूरेशन का फर्क है ना। और ये मैं बात बार बार बोलता हूं कि सर अगर शब्दों में डिफरेंस है तो उसके मीनिंग में डिफरेंस आएगा, स्पेलिंग में डिफरेंस है तो उसके मीनिंग में डिफरेंस आएगा। ये बातें मैक्सिमम स्टूडेंट समझने की कोशिश नहीं करते। क्लियर है? अब मैं आपको हैव और हैविंग पे बात करता हूं, इन पॉइंट को समझना। अक्सर लोग इसको बहुत ही, मैं बोलूंगा, वाहियात तरीके से यूज करते हैं, उनको आइडिया नहीं होता, और काफी पब्लिक प्लेटफॉर्म पे भी यूज कर लेते हैं। अक्सर देखने को मिलता है, लोग इंटरव्यूज वगैरह में भी। लेकिन ये चीजें भी आपकी कॉन्टेक्चुअली चलती हैं, चीजों को बहुत ध्यान से समझना। आपके सामने 4 सेंटेंस है, दे आर हैविंग अ विंटेज कार और दे हैव अ विंटेज कार। आई हैव कप ऑफ
कॉफी, आई एम हैविंग अ कप ऑफ कॉफी, ठीक है। द गेस्ट हैव आर हैविंग डिनर्स, माई कजिन्स आर हैविंग और हैव फन इन पटाया। आप मुझे इनमें से बताओ कौन सा सेंटेंस सही है, कौन सा गलत है। तो देखिए सर, जब कोई कहता है ना दे आर हैविंग अ कार, आई एम हैविंग डिनर, चीजों में फर्क है और इस फर्क को मैं आपको समझाता हूं। इस स्लाइड पे नजर रखना। देखिए, जब बात होती है हैज, हैव और हैड की, ठीक है, तो इसके कई यूज हैं। अब वो क्या यूज है इसको समझते हैं। सबसे पहले हैज, हैव और हैड आपका परफेक्ट कॉन्टेक्स्ट में यूज होता है। किस में यूज होता है? परफेक्ट में यूज होता है। इज माय पॉइंट क्लियर? ठीक है, तो जब परफेक्ट में यूज होता है तो स्टार्टिंग में ही बता दी थी वर्ब थर्ड फॉर्म यूज होगी। ओके, तो वहां पे जो आएगा तो मेन एक्शन आएगा, इसलिए हमने वर्ब थर्ड फॉर्म यूज करी। दूसरा इसका यूज मैंने आपको बेसिक्स में समझाया था, हैज और हैव का या फिर हैड की भी बात करी जाए तो ये पोजीशन दिखाने के लिए यूज करता है। जब पोजीशन दिखाने की बात करता है तो सर ये एज एन मॉडल वर्ब यूज किया जाता है। ओके, तो देखिए सर फर्क आ रहा है, एक जगह हेल्पिंग वर्ब बन रही है, दूसरी जगह मॉडल वर्ब बन रही है। ओके, इसके बाद इसका एक और यूज है, इस बात को भी समझना, और तब हम इसको यूज करते हैं कॉन्टिन्यूअस एक्शन में। तब कॉन्टिन्यूअस एक्शन में बात करते हैं तो हैजिंग नहीं होता, इस बात को आप समझ लीजिए, और हेडिंग भी नहीं होता, ठीक है। तो ये तो हट गया, ये हैव होता है और ये हैव फिर बनती है आपकी मेन वर्ब, और जब मेन वर्ब बनती है तो ऑफकोर्स ये एक हेल्पिंग वर्ब के बाद आएगी, ठीक है। अब हैव के कुछ और भी मीनिंग है जो कि ग्रामेरियंस ने दिए हुए हैं, और जो अलग इसके मीनिंग है तो वो देता है हैव को ईट के सेंस में, ड्रिंक के सेंस में, एंजॉय के सेंस में, बात के सेंस में, ठीक है। ऐसे सेंस में हम लोग हैव को एज अ मेन वर्ब यूज करते हैं। मतलब आप ये भी बोल सकते हो आई एम ईटिंग डिनर एंड आई एम हैविंग डिनर, सॉरी, आई एम ड्रिंकिंग कॉफी, आई एम हैविंग कॉफी, ठीक है। आई एम एंजॉइंग इन द पार्टी, आई एम हैविंग फन। ओके, आप अपने तरीके से इस बात को कर सकते हो। इज माय पॉइंट क्लियर? इसी तरीके से आई एम हैविंग बात, इसकी बात आप कर रहे हो तो ऑफकोर्स आप यहाँ पे भी बात हैविंग को कर सकते हैं। यहां तक बात समझ में आ गई, तो अब मैं कहानी को थोड़ा सा और समझाता हूं। कई बार लोग बोलते हैं आई हैव अ कार या आई हैव एन आइडिया, ठीक है सर। जब आप बोलते हो आई हैव अ कार और आई हैव एन आइडिया, इसका मतलब क्या है? मेरे पास एक चीज है। और सर जब आपके पास एक चीज है तो कहीं ना कहीं बात पोजीशन की आ जाती है। तो यही बात मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि जब आपके पास पोजीशन का सेंस हो तब आप सब्जेक्ट के बाद हैव को यूज कर सकते हैं, हैज को यूज कर सकते हैं अगर आपका सब्जेक्ट सिंगुलर है, हैड का यूज कर सकते हैं अगर वो पास्ट के कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहा है, ठीक है। लेकिन अगर आपको कॉन्टिन्यूअस एक्शन दिखाना है तो आप आईएनजी फॉर्म लगाएंगे। इस बात को दिमाग में बिठा लो। आपके सामने एग्जांपल्स हैं, अब इनको समझते हैं। जब आपने बात करी विंटेज कार, विंटेज कार मतलब पुरानी कार, पुराने जमाने की कार जो होती हैं उनको आप रखते हैं विंटेज कार। मेरे पास एक विंटेज कार है, क्या ये खाने पीने का सेंस दे रहा है? नहीं दे रहा। और बहुत ही कॉमन ये चीजें करी जाती हैं, तो सर ये गलत हो गया। आई हैव अ विंटेज कार चलेगा क्योंकि आप इसे पजेस करते हो, आप इसे ओन करते हो, आपने इसे खरीदा है। आई हैव अ कप ऑफ कॉफी एंड आई एम हैविंग अ कप ऑफ कॉफी, इसमें क्या फर्क है इसको समझते हैं। दोनों के कॉन्टेक्स्ट अलग अलग हैं और दोनों का मीनिंग भी अलग अलग आएगा, इसको ध्यान से समझने की कोशिश करना। अगर आप बोलते हो आई हैव अ कप ऑफ कॉफी तो सर आप पोजीशन दिखा रहे हैं और आप कहने की कोशिश करें मेरे पास एक कॉफी का कप है, मतलब एक कप है जिसमें मैं कॉफी रखता हूं। आप कॉफी मग भी बोल सकते हैं। लेकिन जब आप बोल रहे हैं आई एम हैविंग अ कप ऑफ कॉफी, देखिए जो सेम मीनिंग यहां दे रहा था जरूरी नहीं है वैसा ही मीनिंग यहां उसे मिलता जुलता दे दे। जब आप बोलते हो आई एम हैविंग अ कप ऑफ कॉफी, इसका मतलब क्या है सर? इसका मतलब है कि मैं अभी कॉफी पी रहा हूं या मैं कॉफी का एक कप ली हूं जिसे मैं पी रहा हूं, ठीक है। आई एम ड्रिंकिंग भी आप कर सकते हो, नो प्रॉब्लम। आगे आते हैं, द गेस्ट हैव आर हैविंग डिनर्स। अगर आप सोचो नॉनसेंस नहीं हो जाता अगर आप कहते हैं द गेस्ट हैव डिनर्स, मतलब पोजीशन दिखाना, क्या यह पोजीशन दिखाना भी सही है कि गेस्ट के पास डिनर है बाकियों के पास क्या है? सर मीनिंग नॉनसेंस हुआ ना। तो ये चीज एक बहुत खराब होती है जो स्टूडेंट्स के दिमाग में होती है, वो रट के एक तरीके की कॉन्सेप्ट अपने दिमाग में बिठा लेते हैं, विच इज ऑलवेज रॉन्ग। प्लीज ऐसा नहीं करना है। नॉनसेंस नहीं हो जाएगा अगर आप यहाँ पे हैव लगा देते हो, मतलब बाकी लोग भूखे हैं, गेस्ट के पास खाना है, इस वजह से यहाँ पे हैव नहीं आएगा। आप सिंगुलर करोगे तो हैज नहीं आएगा। यहाँ पे सिंपली गेस्ट डिनर कर रहे हैं, तो ये वाला पार्ट आपका सही होगा। आगे आते हैं, माई कजिन्स आर हैविंग फन और हैव फन। देखिए इस बात को भी मैं थोड़ा समझाता हूं। फन कोई रखने वाली चीज तो है नहीं, तो पोजीशन तो यहां पे हो नहीं सकता,
ओके, तो ऑफकोर्स यहाँ पे क्या बना, माई कजिन्स आर हैविंग फन इन पटाया, ठीक है, थाईलैंड में। अब दूसरी बात समझने की कोशिश करो, आपको दिखाना ही है कि मेरे पास उन्होंने फन किया था, अभी नहीं कर रहे, किया था, तो आप उसको ऐसा बोल सकते हो, माई कजिन्स हैव हैड फन, हैव एंजॉयड इन पटाया, हैव और हैड फन इन पटाया, ठीक है, याद रखना। फिर ये हैव आपका हेल्पिंग वर्ब बनेगा और इसके बाद हम वर्ब थर्ड फॉर्म लेके जाएंगे जो आपका परफेक्ट का कॉन्टेक्स्ट लेके जाएगा, परफेक्ट में जाएगा, ठीक है। वो आपका मॉडल के जैसे काम नहीं करेगा क्योंकि ये पोजीशन रखने वाली चीज नहीं है। यही चीज समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि हर चीज आपको पोजीशन पे नहीं रखी जा सकती। इस बात पॉइंट क्लियर? चलिए अब हम आगे आते हैं इमीडिएट प्लान्स पे, कुछ बातें कर लेते हैं, इनको भी समझते हैं। जब तक ये मूवमेंट क्लियर नहीं होते ना, आइडिया क्लियर नहीं होता। ये एक बहुत बड़ी समस्या है स्टूडेंट्स के बीच में, क्योंकि वो सेंटेंस को बस रट रहे हैं। अब इन सेंटेंस को देखो, ये इमीडिएट प्लान है या आप इसे फ्यूचर कॉन्टेक्स्ट में भी बात समझ सकते हैं, लेकिन इसके लिए हमने कुछ शब्दों को रखा हुआ है। आई एम गोइंग टू दिल्ली टू नाइट, एक बात समझने की कोशिश करिए, क्या ये एक्शन अभी हो रहा है? नहीं, लेकिन अगर आप फ्यूचर कॉन्टेक्स्ट में बात करें तब भी हम इनको यूज कर सकते हैं। ऐसी जगह पे आप टू नाइट, टू डेट, टुमारो जैसे शब्दों को या आफ्टर 7 days जैसे शब्दों को लगा सकते हैं और उसको फ्यूचर कॉन्टेक्स्ट में बात कर सकते हैं। आर यू डूइंग एनीथिंग टुमारो, क्या आप कुछ कर रहे हैं? अच्छा, इसका एक थोड़ा सा सेंस भी होता है, जब आप विल लगा दोगे ना, विल यू डू एनीथिंग और विल यू डू समथिंग टुमारो आफ्टरनून, तो यहाँ पे ऐसा हो जाएगा, वो श्योरिटी वाला सेंस देता है, तो वो चीज भी यहाँ पे पॉसिबल है नहीं। ओके, तो इसलिए आप प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में ऐसी बातों को रखते हो, फ्यूचर में लेके नहीं जाते। कॉन्टेक्स्ट ऑफ कोर्स फ्यूचर का होता है और हम ऐसे एडवर्ब्स को यूज कर लेते हैं। यस आई एम प्लेइंग टेनिस विद राम टुमारो, अब यहाँ पे यस, हाँ मैं कल खेल रहा हूं। देखिए टुमारो, अगर आप टुमारो को यहां से हटा दो, बी वाले सेंटेंस से भी टुमारो हटा दो, यहां से टू नाइट हटा दो, तो इसका मतलब क्या निकलता है? मीनिंग ही समझ में देखिएगा बदल जाएगा। जब आप बोलते हो आई एम गोइंग टू दिल्ली, मतलब मैं अभी जा रहा हूं, ठीक है। दूसरा है आर यू डूइंग एनीथिंग टुमारो, क्या आप कल कुछ कर रहे हैं? आप समझिएगा इस बात को, डूइंग कल कर रहे हैं, आप टुमारो हटा दो, आफ्टरनून हटा दो, आर यू डूइंग एनीथिंग, तो मतलब आप अभी, आपके सामने एक पर्सन खड़ा है, आपके मम्मी पापा आपके दोस्त खड़े हैं और वो पूछ रहे हैं कि आप अभी कुछ करें, ये कॉन्टेक्स्ट होगा। तो मतलब यहाँ पे कल वाली बात नहीं होगी, समझ में आया? इसीलिए जब भी लोग बात करते हैं तो अपने शब्दों को बहुत ध्यान देते हैं। मैं आपसे पूछ रहा हूँ क्या कर रहे हो, और चले जाओ, और फिर तुम कल मेरी कंप्लेन करो कि तुम तो कह रहे थे कि मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ और आज तुम ये कर रहे हो, तो सर मैंने कल की बात नहीं करी थी, मैंने अभी की बात करी थी। आई होप ये चीजें समझ आ रही हैं। इन शब्दों को, छोटे छोटे से शब्द बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं। व्हाट टाइम आर यू मीटिंग मोहन टुमारो, आप किस समय मोहन से मिल रहे हैं? तो ये चीज ऐसे ही निकल के आती है। अब टुमारो हटाएंगे, आई गेस आपको आंसर मिल जाएगा। अब आगे आते हैं फॉर रिपीटेड एंड कॉन्टिन्यूअस एक्शन, इनको भी थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं। तो सच एज आपके सामने लिखा है गीता इज ऑलवेज लूजिंग हिज की, ऐसे सेंटेंसेस जो हैं ये ज्यादातर जो यूज होते हैं ना, वो न्यूज़पेपर राइटिंग में यूज होते हैं, ठीक है। वो हमेशा ही राइटिंग अपनी कीज खो रही है, ठीक है। आप इसको एक हैबिट के तौर पे प्रेजेंट इंडेफिनिट में भी दिखा सकते हैं, ठीक है। अगर कोई कह रहा है राम इज ऑलवेज इनवाइटिंग फ्रेंड्स हियर, हमेशा ही इनवाइट करता है, तो मतलब वो बहुत ही जल्दी कोई चीज होती होगी, बहुत ही ऑफन होती होगी, फ्रीक्वेंसी की बात होती है, तो हम कॉन्टिन्यूअस में ऐसी बातें करते हैं, बट नॉट ऑलवेज, ठीक है। ये कुछ ऐसे एक्सेप्शनल यूज है। इज माय पॉइंट क्लियर? यहां तक बात समझ आ गई? इसके अलावा कुछ और चीजें हैं। नाउ-अ-डेज ऐसा लिखा जाता है कई बार, तो इनको ध्यान देना। नाउ, दीज डेज, स्टिल, ये कुछ शब्द हैं जिनसे आप पहचान सकते हैं कि सेंटेंस आपका प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में चलेगा। किस में चलेगा? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में। देखिए, एट प्रेजेंट आई एम रीडिंग, ठीक है, अभी मैं पढ़ रहा हूं। एक आदमी को टाइम कॉन्टेक्स्ट मिलता है ना। हमने जब बेसिक्स किए थे तो मैंने आपको टाइम बहुत तरीके से पहचानना सिखाया था। नाउन में भी आपको, एडजेक्टिव में भी, एडवर्ब में भी बताया, प्रपोजिशन में भी बताया, कंजंक्शंस में भी बताया, तो इन बातों को ध्यान दीजिएगा। ही इज राइटिंग अ बुक नाउ-अ-डेज, अब इस बात को समझने की कोशिश करिए कि आजकल, ठीक है, क्या कर रहे हैं? आजकल वह बुक लिख रहा है। इस बात पॉइंट क्लियर? तो मतलब ये एक्शन कॉन्टिन्यूअस है, शायद आगे भी रहेगा। अगर मैं लिखता हूं ही राइट्स, तो फिर आ बुक नहीं होगा, आप लिखोगे ही राइट बुक्स, वो किताब लिखता है, क्योंकि उसे इंडेफिनिट में बनते ही उसके एक्शन के, उसकी हैबिट की बात हो जाती है। ही इज टीचिंग फ्रेंच एंड लर्निंग ग्रीक दीज डेज, समझने की बात कोशिश करिए। अगर आप इस दीज डेज को हटा देंगे ना, तो यहां पे आपको फिर प्रोफेशन दिखाना पड़ेगा। इस सेंटेंस से ये बात बिल्कुल क्लियर नहीं होती पूरी तरीके से कि वह प्रोफेसर है, वो उसका प्रोफेशन है, ठीक है। ही इज टीचिंग फ्रेंच, तो कई बार होता है ना कि आप ऑफिस में नहीं हो, आपके सीनियर नहीं है, तो आप उनकी जगह पे काम करने लगते हैं,
तो इसका मतलब ये तो नहीं होता ना कि आप मैनेजर बन गए हैं या आप मालिक बन गए हैं, आप उसकी जगह पे काम कर रहे हैं, ठीक है। अगर आपको उस प्रोफेशन को दिखाना है, जो काम आप रोज करते हैं, आप हैबिट में रखते हैं, तो डेफिनेटली आप प्रेजेंट इंडेफिनिट के लेकर के बात करेंगे। सच एज ही टीचेस फ्रेंच एंड लर्निंग ग्रीक्स, ठीक है। वो क्या कर रहा है, फ्रेंच पढ़ाता है और ग्रीक लर्न कर रहा है। इज माय पॉइंट क्लियर? तो यहाँ पे क्या लर्निंग बस लगा देंगे? नहीं सर, ये वाला पार्ट आपका कॉन्टेक्स्ट, क्योंकि सीखता है, सॉरी पढ़ाता है, लेकिन अब सीख रहा है तो फिर आपको यहाँ पे इसके साथ हेल्पिंग वर्ब इज लगानी पड़ेगी। ओके, तो ये याद रखना। ऐसी भी एरर्स कई बार बन के आती हैं कि पहले वाले पार्ट को उसे इंडेफिनिट में दिखाना है, जैसे मैं बोल रहा हूँ कि मैं एग्जामशाला में पढ़ाता हूँ और मैं फ्रेंच सीख रहा हूँ, तो फर्क है ना सर, सब्जेक्ट तो कॉमन हो गया, तो आई दोबारा लगाने की जरूरत है नहीं, प्रेजेंट में चल रहे हैं तो आप ऐसे कहानी रख सकते हैं। इसी तरीके से इट इज स्टिल रेनिंग, अभी भी बारिश हो रही है, कॉन्टेक्स्ट है। इट इज रेनिंग मतलब आप खड़े हैं, बारिश हो रही है। इट इज स्टिल रेनिंग कहीं ना कहीं ऐसा दिखाने की कोशिश कर रहा है कि मॉर्निंग भी हो रही थी और अभी भी दिख रही है, लेकिन मैं उस ड्यूरेशन को दिखाने की कोशिश नहीं कर रहा। कुछ लोग कहेंगे नहीं सर ड्यूरेशन तो हो रहा है ना, हो सकता है, लेकिन सर समझने की बात ये करनी है क्या इसने मेंशन किया है, और जब इसने मेंशन नहीं किया है इट डजंट मेक एनी सेंस। ओके, नाउ शी सेड आई एम गोइंग नाउ, उसने कहा था आई एम गोइंग नाउ। ओके, अब मैं आपको कंपैरेटिव एनालिसिस पे कुछ चीजें समझाऊंगा। ऐसी काफी सारी वर्ब्स हैं जो कॉन्टिन्यूअस टेंस में यूज नहीं होती मोस्टली, इस बात को याद रखना, कभी कभी कुछ होती हैं, ठीक है। आपके सामने लिस्ट है, और अगर आप ये थोड़ा डेप्थ में जाके समझने की कोशिश करेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। सच एज आप वर्ब्स ऑफ परसेप्शंस, जब किसी चीज को परसेप्ट करते हो आप लोग, तो ऐसी चीजों को लाइक सी, हियर, स्मेल, टेस्ट एंड फील, तो यूजुअली ये कभी भी आपकी प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में या कॉन्टिन्यूअस फॉर्म में नहीं आती हैं। कुछ केसेस बनते हैं, आगे मैं उनको डिस्कस करूंगा। दिस प्लेस इज स्मेलिंग वेल, आई एम फीलिंग समथिंग, आई एम फीलिंग पेन, ठीक है, डॉक्टर इज फीलिंग पल्स, ठीक है। तो ऐसा यूज भी बनता है। इनका डिफरेंशिएशन हम अभी आगे आने वाली स्लाइड्स में करते हैं। इसी तरीके से वर्ब ऑफ अपीयरेंस, जब अपीयरेंस की बात करी जाती है तो बिल्कुल जब अभी के मोमेंट पे कुछ दिखाना है तो ऑफकोर्स आप आईएनजी फॉर्म पे लेके जाओगे, बट इन जनरल जब हम कहते हैं ये कैसा दिखता है, ये कैसा है, तो ऐसे केस में हम लोग क्या करते हैं, इनको हमेशा इंडेफिनिट में रखते हैं। बट अगर वो बात बिल्कुल प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस के कॉन्टेक्स्ट में लेके जाना है तो उसी मोमेंट पे वो चीज होनी चाहिए। देखो कितना खूबसूरत लग रहा है ये जब हम ऐसी बात रख रहे हैं। इसी तरह के वर्ब ऑफ इमोशंस की बात करें या डिजायर की बात करें तो वांट, डिजायर, विश, हेट, होप, लाइक, रिफ्यूज, बिलीव, डाउट, माइंड, केयर, डिटेस्ट, अडोर, एप्रिशिएट, एडमायर, फियर, एक्सेप्ट जैसे शब्दों को हम लोग यूज करते हैं। ध्यान रखिएगा, कई बार ये एडजेक्टिव का भी काम कर जाती हैं, कई बार ये नाउन का भी काम कर जाती हैं, ठीक है। फिर वर्ब ऑफ थिंकिंग, तो जैसे आप कुछ चीजों को सोचते हो, सो थिंक, सपोज, एग्री, कंसीडर, ट्रस्ट, रियलाइज, रिकलेक्ट जैसे शब्द होंगे। और वर्ब ऑफ पोजेशन मतलब जब आप ओन करते हो किसी चीज को, अभी मैंने आपको हैव समझाया था, बात समझ में आ रही है ना। देखो जब तक आप इन शब्दों को नहीं समझेंगे प्रॉब्लम रहेगी। आप क्या कहना चाहते हैं सामने जो पर्सन उसके पास आइडिया पहुंचेगा नहीं। तो इसके लिए बहुत जरूरी होता है इन पे काम करना। बिलोंग, ओन जैसे शब्द आपके पास आएंगे। अब मैं इसको थोड़ा थोड़ा डिफरेंशिएट करूंगा, आपके सामने काफी सारे एग्जांपल्स आएंगे जिससे कि आपको एक सोच मिले कि ये कैसे काम करता है। सच एज आपके सामने एक फील रख रहा हूं। यूजुअली जब फील की बात करते हैं तो हमारे सामने प्रेजेंट इंडेफिनिट आता है। आपके सामने सेंटेंस है, ध्यान से देखिएगा। हाउ डू यू फील, आप कैसा फील करते हैं। मान लीजिए आप बीमार हैं, आप डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर कैसा फील होता है, यही तो पूछता है ना। हाँ, अगर मान लो ये पूछे कि अच्छा सवेरे से कैसे फील हो रहा है, तो वो फिर एक ड्यूरेशन उसने दे दी, उस ड्यूरेशन पे बात कर रहा है, इसलिए मैंने रखा हाउ आर यू फीलिंग। तब वो बात करेगा किसी पर्टिकुलर कॉन्टेक्स्ट पे। समझना, बात समझ में आई ना। डॉक्टर के पास ही हो आप कह रहे हो डॉक्टर साहब तबीयत खराब, तो बोले कैसा फील करते हैं आप। और अब मान लीजिए आपने दवा ले ली है, आपके परसेप्शन कुछ भी हो सकता है उस केस में, तो फर्स्ट उस ड्यूरेशन में बात कर रहा होगा, नाउ एडियस पे बात कर रहा होगा। ऐसे कुछ शब्द होंगे जो जरूरी नहीं है वो बोले स्पोकन में, लेकिन रिटन में हो सकते हैं। ध्यान देना, ये बातें हमें पूरा पैराग्राफ समझ के भी क्लियर होती हैं। आई फील बेटर, अब आई फील बेटर अगर आप इस सेंटेंस को थोड़ा समझने की कोशिश करें तो पहले आपने कोई ना कोई काम किया होगा कि मैं एक्सरसाइज करने के बाद बेटर फील करता हूं, दवा लेने के बाद बेटर फील करता हूं, और उसी चीज को आप कॉन्टिन्यूस में दिखाना चाहते हैं। तो कैसा लग रहा है, सपोज डॉक्टर ने आपको पेन दिया, आपको बहुत ज्यादा पेन हो रहा था, तो डॉक्टर ही पूछेगा ना हाउ आर यू फीलिंग, ऐसा ही कॉन्टेक्स्ट होगा, तो आप बोलेंगे आई एम फीलिंग बेटर। तो उस कॉन्टेक्स्ट में आप उसको हैबिट में लेके नहीं जाएंगे। सर ये डिफरेंशिएशन है, और जब तक ये डिफरेंशिएशन आप नहीं करेंगे ना, समस्याएं ही समस्याएं हैं। ठीक है, मुझे मजाक करना और इधर उधर की बातें करना नहीं आता, बट अगर कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी है देन
यू वॉन्ट फेस एनी प्रॉब्लम। इसी तरीके से कॉन्टिन्यूस में देखिए, द डॉक्टर वॉज फीलिंग हिज पल्स। अब डॉक्टर आपके हाथ में अपना हाथ रख के कुछ फील कर रहा है, देन व्हाट विल हैपन। सीधी सी बात है, उस मोमेंट पे वो काम कंटिन्यू है तो उस केस पे आप उसे कॉन्टिन्यूस में ही तो दिखाएंगे, क्योंकि अगर आप बोलते हो द डॉक्टर फील्स हिज पल्स तो मतलब डॉक्टर के पास इस दुनिया में कोई काम ही नहीं है। हैबिट पे बात आ जाती है, रिपीटेटिव एक्शन पे बात आ जाती है, जो भी आप किस कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहे हैं। ऑलवेज रिमेंबर दिस थिंग, ओके। आपके सामने हो रहा है, आई वॉज फीलिंग फॉर द की होल इन द डार्क एंड आर यू फीलिंग द हाउस शेकिंग। समझिए, अब इसको थोड़ा सा समझिएगा। आर यू फीलिंग द हाउस शेकिंग एंड डोंट यू फील द हाउस शेकिंग। ठीक है, तुम्हें फील नहीं होगी करता है। अब आप मुझे एक छोटी सी बात मुझे बता दो भाई कि हाउस शेक करता है या हाउस शेक कर रहा है, क्या दोनों में से कोई गलत है कोई सही है? सोचो समझो और आंसर दो। हो सकता है आपका ए सही हो सकता है आपका बी सही हो। मैंने इनकरेक्ट करेक्ट तो लिख दिया है, बट आप अपना दिमाग लगाइए और इस सेंटेंस को सोच समझ के आंसर दीजिए विद रीजन। अब इसी तरीके से हम और बात करते हैं। एक बात आती है, आई एम फीलिंग यू आर रॉन्ग। जब आप ऐसी बात करते हो ना, जब आपकी फील का कॉन्टेक्स्ट थिंक पे हो, ठीक है, जब आपके फील का कॉन्टेक्स्ट थिंक पे हो, तब आप क्या करते हो सर, आप हमेशा उसे इंडेफिनिट में रखते हो। ये बात को आप याद रखिएगा, ठीक है, इस बात को दिमाग में रखिएगा। आप उसको कभी भी कॉन्टिन्यूस में नहीं दिखाएंगे। मैं महसूस कर रहा हूं कि तुम गलत हो, तो फिर ये होता है ना, कितना महसूस कर लिया। एक क्वांटिटी का सेंस आपके सामने आ जाता है और उस सेंस में हम लोग ये बातें नहीं करते। आगे आते हैं, द वॉटर इज फीलिंग कोल्ड। अब समझने वाली बात है, अजीब नहीं होता वाटर फील कर रहा है तो भाई वाटर फील करता है, ऐसा मतलब वाटर फील्स मतलब प्रतीत होता है, ऐसा वाला सीन होता है। थिंक या फिर सीम्स का सेंस दे दे तो फिर आप यूज करते हैं। इंग्लिश में है काफी बार शब्द अलग अलग तरीके से यूज होते हैं, सच एज हैप्पी, एडोर, एस्टॉनिश जैसे शब्द हैं। वी फील अ बिट सैड एंड वी आर फीलिंग अ बिट सैड। हम थोड़ा दुखी महसूस कर रहे हैं, तो यहाँ पे करते हैं तो मतलब दिखा देगा कि आपकी आदत ही है कि आप थोड़ा बहुत दुख महसूस करेंगे। जितना आइडिया बदलेगा उतना आपका सोच भी बदलेगी। ये बात बहुत जरूरी है। वीडियो को बार बार देखिए, समझने की कोशिश करिए एंड यू विल नो रीजन बिहाइंड योर एरर्स। आपका क्वेश्चन देखने का नजरिया जरूर बदलेगा अगर आपने पिछले 8 वीडियोस मेरे देखे हैं। आगे देखते हैं, द ब्रेड इज लुकिंग गुड। मतलब ब्रेड क्या कोई कैसी चीज है यार, अच्छी दिख रही है। द ब्रेड लुक्स गुड, ज्यादा अच्छा ना, अच्छी दिखती है। अब एक बात और मैं समझाता हूं, नजरिया रखना। आप अभी एक ब्रेड देख रहे हो, आपने ऑर्डर दिया उस पर्टिकुलर, सच एज वो केक है, तो आपको होगा ना यार बहुत ही खूबसूरत लग रहा है। उस मूवमेंट पे शायद आपने किसी चीज को ऑर्डर दिया तो आप उस मूवमेंट पे क्या कॉन्टिन्यूअस पे ही तो बात करोगे ना। द केक इज लुकिंग फैबुलस, बहुत अच्छा लग रहा है। और इन जनरल क्या बात करेंगे कि ये ब्रेड अच्छी दिखती है। तो कॉन्टेक्स्ट डिपेंड करते हैं सर, इस बात को मेरी बार बार समझो, कंफ्यूज नहीं होना। ओके देखिए, और आया, आई एम लुकिंग फॉर माई ग्लास। अगर आप अपने ग्लास ढूंढ रहे हैं और आप कहते हैं आई लुक फॉर माई ग्लास, इसका क्या मतलब है? रोजी ग्लास खो देते हो? अजीब नहीं होगा, नॉनसेंस नहीं होगा। राम लुक आउट फॉर अ बेटर जॉब, मतलब राम को जिंदगी भर जॉब मिलती ही नहीं है। मैं प्रेजेंट इंडेफिनिट में अगर इस बात को रख दूं, यही चीज समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि जो रटके बैठ गया ना उसका कुछ नहीं हुआ। ओके, इसलिए ऐसे सेंटेंसेस हमेशा कॉन्टिन्यूअस में ही जाते हैं। इसी तरीके से मैं स्मेल की बात करता हूं। जब स्मेल की बात करी, आई एम स्मेलिंग गैस, ठीक है, एंड आई स्मेल गैस। आप मुझे बताओ, मैंने इनकरेक्ट करेक्ट लिखा है, क्या ये सही है क्या गलत है? सोच के देखो, मेरे इनकरेक्ट करेक्ट पे मत जाओ, आप सोचिए इस बात को। गैस अभी लीक हो रही है तो अब यही कहोगे ना यार गैस की महक आ रही है। लेकिन अगर आपका एक सेंस है कि गैस महकती है, एक जनरल सेंस है, तो ये वाला सही है। बट सोचो गैस अभी लीक कर रही है, उस सेंस में क्या होगा? लोग कहते हैं ना स्पोकन इंग्लिश सीख ले 72 घंटे में। सर जब तक ये आइडियाज क्लियर नहीं होते ना तब तक कुछ नहीं होता। ओके, वाई आर यू स्मेलिंग द मिल्क, इज इट सोर? अब समझिए, मैं अब हो जाए वाई डू यू स्मेल द मिल्क, ठीक है, तुम मिल्क को क्यों सूंघते हो? तो मतलब ये उसकी आदत है कि जब भी उसको मिल्क दिया जाता है वो रोज स्मेल करता है। बट वही चीज अभी की बात करी जाए कि मम्मी ने आपको दूध दिया और आप उसको स्मेल करने लग जाओ, सूंघने लग जाओ, तो आप क्या बोलोगे? कॉन्टिन्यूअस सेंस ही तो लगेगा। और जब तक ये आइडिया क्लियर नहीं होता ना तब तक कुछ नहीं होता, ठीक है। तो इन बातों को ज्यादा से ज्यादा समझने की, जानने की कोशिश करिए। आपको डाउट होते हैं डेफिनेटली आप मुझे कमेंट करिए, मैं आपके आंसर्स दूंगा। अपकमिंग वीडियोस में हम लोग बहुत 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 सारी प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है, बहुत ज्यादा क्वेश्चंस को भी डिस्कस करेंगे और हम धीरे 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 चीजों को भी देखेंगे, ठीक है। अब मैं इसी तरीके से टेस्ट की बात करता हूं।
देखिए सारी वर्ब्स तो पॉसिबल नहीं है कि मैं कर पाऊं, बट हाँ मैं काफी कुछ आइडिया देने की कोशिश करता हूं कि आपकी सोच बदले। अब देखिए द टी इज टेस्टिंग बिटर। सोचो कोई कह रहा है कि चाय खट्टी लग रही है, अजीब ही लगेगा अगर आप इसे कॉन्टिन्यूअस में भी बोलोगे। आप सीधे बोलिए द टी दैट टी टेस्ट बिटर, यार वो खट्टी है, ठीक है, क्योंकि हम उसको सिप लेकर के करते हैं, वो कॉन्टिन्यूअस तो अजीब ही है, नहीं बनता वहां पे। अब ऐसा नहीं तो लिया और ड्रिंक करके ना, नॉनसेंस हुआ। दीज ऑरेंजेस आर टेस्टिंग सोर, दीज ऑरेंजेस ऐसी जगह पे नहीं होगा, आप सीधे बोलिए यार खट्टे हैं मत खाओ, ठीक है, तो इनको थोड़ा सा ध्यान देना। इसी तरीके से हम सी की बात कर लेते हैं, चलिए। आई एम सीइंग हिम टुमारो मॉर्निंग, ऑफकोर्स हम उनसे कल मिल रहे हैं। कई लोग कहते हैं कि सी का कॉन्टिन्यूअस नहीं होता, सर क्यों नहीं होता, आपका कॉन्टेक्स्ट डिपेंड करता है। आई सी यू, मैं आपको मिल दूंगा, आई सी यू टुमारो, आपसे कल मिलेंगे, ये कॉन्टेक्स्ट है। आई मीन्स आई एम सीइंग हिम टुमारो मतलब हमारी कल अपॉइंटमेंट है, मे बी हमारी कल डेट है, तारीख है। द डायरेक्टर इज सीइंग द एप्लीकेंट्स दिस इवनिंग, तो क्या कर रहे हैं, इवनिंग का प्लान है। व्हाट आर यू डूइंग टुनाइट, नथिंग, आई एम गोइंग होम, तो रात का प्लान क्या, कुछ नहीं भाई घर जा रहा हूं। तो कॉन्टेक्स्ट है आपके अपने अपने अपने, रात में हमारा प्लान है कि हम एप्लीकेंट्स को देखेंगे। आप देखिए सी का सेंस विजिट पे भी होता है, कई बार होता है ना कि विजिट पे है, विजिट का मतलब क्या है कि कंपनी का जो ऑनर होगा उसे देखने आएगा। तो राम इज सीइंग द टाउन, राम क्या कर रहा है, टाउन देख रहा है, ठीक है, या साइट देख रहा है, तो आप इसको विजिट भी बोल सकते हो, या विजिट नाउन के जैसे भी यूज होता है, ठीक है। आई होप ये बातें आपको बहुत अच्छे से समझ में आती जा रही हैं। आपके सामने थोड़ा सा और है, इसको भी थोड़ा सा ध्यान से देख लो, आपको समझ में आ जाएगा। अब इनको थोड़ा सा देखते हैं, सी अबाउट एंड सी टू क्या है। तो देखिए जब सी अबाउट की बात करते हैं तो इसका मतलब होता है कोई अरेंजमेंट करना, ठीक है, या इंक्वायरी करना। और जब सी टू की बात होती है तो अरेंज कर रहे हो आप, या आप किसी चीज पर्सन को किसी चीज को देख रहे हो। सच एज अगर आप बोल रहे हैं आई एम सीइंग अबाउट अ वर्क परमिट फॉर यू, तो मतलब आप किसी चीज की इंक्वायरी के लिए आए हैं, ठीक है, आप किसी चीज के अरेंजमेंट के लिए आए, ये कॉन्टेक्स्ट आपका सी अबाउट देता है। इसी तरीके से अगर द इलेक्ट्रिशियन इज हियर एंड ही इज सीइंग टू द फॉल्ट इन आवर पावर, तो इसका मतलब वो इन्वेस्टिगेट कर रहा है या अरेंज कर रहा है या उस चीज को सही करने के लिए उसको देख रहा है, ठीक है। इसी तरीके से गीता इज सीइंग अस ऑफ एट द स्टेशन, तो सीइंग अस ऑफ मतलब हमें टाटा बाय बाय करने आई है। तो ये चीजें थी कुछ। अब इसके बाद मैं आपको हियर और थिंक थोड़ा और समझा देता हूं, और इसके बाद हम लोग इसको कॉन्टिन्यूअस को खत्म करके आगे की कहानी को देखेंगे। तो जब मैं हियर पे बात करता हूं तो देखिए जब फॉर्मली लिसन की बात करी जाती है, जब किसी चीज को सुनते हो तब आप हियर करते हो। द कोर्ट इज हियरिंग एविडेंस दिस मॉर्निंग, कोर्ट वगैरह के सेंस में, गाने के लिए हियर मत लगाना, वहां लिसन ही अच्छा वर्ड होता है, ठीक है। तो फॉर्मल के लिए आप हियर लगाते हो। और हियर का एक और सेंस होता है जब आप किसी चीज को बहुत ध्यान से सुन रहे होते हो ना, तब भी आप हियर को यूज करते हैं, इसलिए इसको कॉन्टिन्यूअस में रखते हैं। आगे और जब थिंक की बात करी जाए तो देखिए आई थिंक ऑफ यू एंड आई एम थिंकिंग ऑफ यू में फर्क है। व्हेन यू से आई थिंक ऑफ यू, इसका मतलब देवदास टाइप का, और रोज ही मैं सुनता हूँ। आई एम थिंकिंग ऑफ यू मतलब आप अभी विचार कर रहे थे किसी के बारे में, हो सकता है आप उसने आपको कोई काम दिया हो सकता है आपकी कोई मीटिंग हो। तो यू लुक सीरियस, व्हाट आर यू थिंकिंग अबाउट, तो आप सीरियस दिख रहे हैं, आप क्या सोच रहे हैं। और इसके अलावा आई एम थिंकिंग अबाउट द प्ले वी सॉ लास्ट नाइट, तो ये देखिए कॉन्टिन्यूअस यहाँ पे दिखाना जरूरी है क्योंकि मैं अभी सोच रहा हूँ। बट इफ यू से आई थिंक अबाउट द प्ले वी सॉ लास्ट नाइट, तो देखिए इस लास्ट नाइट की वजह से नॉनसेंस हो जाएगा कि मैं इसके बारे में सोचता हूँ। आप ये जरूर कह सकते हैं आई थिंक अबाउट यू, दैट इज राइट, ओके। आगे की कहानी को देखते हैं। थिंक ओपिनियन के लिए भी होता है, आस्क फॉर जब करते हैं, सच एज व्हाट आर यू थिंकिंग ऑफ इट, मतलब तो आप इसको बोलेंगे व्हाट डू यू थिंक ऑफ इट, आप इसके बारे में क्या सोचते हैं। वहां पे कॉन्टिन्यूअस कहना गलत हो जाता है क्योंकि जब आप विचार व्यक्त करने की बात करते हैं तो हमेशा स्टेटिव वर्ब रखी जाती है, कॉन्टिन्यूअस नहीं रखी जाती, क्योंकि वो हमेशा कॉन्टिन्यू नहीं रहेगा, वो तुरंत चेंज हो जाएगा। आप कैसे विचार रखते हैं आप उस समय देकर के खत्म कर देंगे, कॉन्टिन्यूअस स्टेट पॉसिबल नहीं होती ऐसी जगह पे अगर आप थोड़ा सा विचार करें तो। एंड व्हाट आर यू थिंकिंग ऑफ द आइडिया, तो अभी इधर बोलेंगे व्हाट डू यू थिंक ऑफ द आइडिया, आप आइडिया के बारे में क्या सोचते हैं, ऐसा है। तो यहाँ पे भी एक आइडिया वगैरह के बाद जब विचार व्यक्त करने की बात आती है तो भी ऐसी ही चीजें आती हैं। इसी तरीके से आपका एज्यूम, एक्सपेक्ट जैसे शब्द होते हैं, सच एज आई एम एक्सपेक्टिंग समथिंग फ्रॉम यू, तो मैं अभी कर रहा हूँ। और व्हेन यू से आई एक्सपेक्ट समथिंग फ्रॉम यू, तो मतलब यहाँ दिख रहा है कि हमेशा मेरी एक आदत है, मैं शायद आपसे बहुत क्लोज हूँ, इस सेंस में मैं एक्सपेक्ट करता रहता हूँ आपसे, आप मेरे बहुत क्लोज हैं। तो ये सारी चीजें रहती हैं। इसी के साथ मैंने प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस को खत्म किया। आई होप कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी काफी आई होगी, एक सोच मिली होगी जो मैं आपको देना चाहता हूँ। तो मिलते हैं अगले क्लास में। वीडियो की पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। हैव अ नाइस डे।